हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन क्लास 9 लेक्चर 01। इसमें पूरे डीप से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है और इसके लॉज क्या हैं जो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। वो कहानी जो सेव वाली है न्यूटन साहब की, मतलब एक गार्डन में बैठे थे, सेव गिरा और लॉज आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ग्रेविटेशन पे उनका बहुत पहले से रिसर्च चल रहा था। ऐसा नहीं है कि एप्पल जैसे ही गिरा तो उनको आ गया ख्याल कि अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन का ये लॉ जो है पहले से ही उस पर रिसर्च चल रहा था, तो एक आइडिया मिल गया वहां पे। जैसे ही सेब उनके सर पे गिरा तो एक आइडिया मिल गया और उन्होंने उस इक्वेशन का रास्ता खोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी समय उन्होंने एक इक्वेशन लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग को बताया जाता है बचपन में कि सेब गिरा तो उन्होंने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका रिसर्च पहले से ही चल रहा था ग्रेविटेशन। आज पढ़ने वाला है ग्रेविटेशन क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 और अप्रॉक्स इसका 6 to 7 लेक्चर जाएगा। कंप्लीट ग्रेविटेशन का क्लास 9 का है और बेसिक से लेके एडवांस भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ठीक है, चलो फटाफट 1 2 3 4 5 लेट्स स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इन आवर यूनिवर्स 2 or more bodies attract each other. This attractive force is known as gravitational force or this phenomena is known as gravitation. इसका मतलब क्या है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 और 2 से अधिक बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वह दोनों मास बॉडी होना चाहिए। 2 बॉडीज, हाँ बिल्कुल मास होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक 2 बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं ग्रेविटेशन। जैसे फील दिला दे, मेरे और इस मार्कर के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये बात अलग है कि ये मैं खींच नहीं रहा या फिर ये मेरे को खींच नहीं रहा। ठीक है, देखो कहने की मतलब है कि बोर्ड और मेरे बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये भी मास बॉडी है, मैं भी मास बॉडी हूं। मार्कर और इस बोर्ड के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स वही है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये फोर्स इतनी कम है कि ये दोनों एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब ये फोर्स है, फोर्स लगेगा इन आवर यूनिवर्स। प्रत्येक 2 और 2 से अधिक बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। अब ये मत समझो कि ग्रेविटेशन पृथ्वी ही लगाता है। मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशन वो पृथ्वी खींचता है, मतलब पृथ्वी के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी वो फोर्स है, आपके पास भी फोर्स है, इस कैमरे के पास भी फोर्स है, अरे ये बोर्ड के पास भी फोर्स है ये। ठीक है, मतलब ये प्रत्येक 2 बॉडी के बीच में लगता है ये फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्येक 2 बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है। मैंने ये थोड़ी ना कहा 2 बॉडी में एक पृथ्वी है, ये फोर्स प्रत्येक 2 बॉडी के बीच में लगेगा और ये एक दूसरे को खींचेंगे। समझ में आया? उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ये फैक्ट हम बताएंगे कि देखो मेरे और मार्कर के बीच में भी ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मैं इसको खींच नहीं रहा, अपने तरफ खींच नहीं पा रहा। देखो यहाँ पे रखेंगे तो खींच पा रहे हैं क्या? नहीं। इसका हम कैलकुलेट करेंगे, देखना आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक है। मेरे और बोर्ड के बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन वो फोर्स बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पृथ्वी खींचती है। जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ छोड़ूं तो एक पृथ्वी है और नीचे ये मार्कर, ऊपर ये मार्कर, तो एक पृथ्वी बॉडी और ये दूसरा बॉडी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है, इसको जैसे ही छोड़ेंगे देखो ये पृथ्वी इसको खींच लेगी। ये कैसे हो रहा? मैं भी, मेरे पास भी फोर्स लग रहा, मैं इसको नहीं खींच पा रहा हूं।
ऐसा क्यों भाई? ठीक है, तो आप इतना समझो कि हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक दो और दो से अधिक बॉडी एक दूसरे को खींचते हैं। उस जो खींचने वाली फोर्स है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। each other, this attractive force is known as gravitational force और this phenomenon is known as gravitation। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? देखो फील आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा। हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक दो बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें थोड़ी ना लिखे हैं कि पहला बॉडी या दूसरा बॉडी पृथ्वी है। प्रत्येक दो बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस पूरे फिनोमेना का नाम है ग्रेविटेशन। इसके जो लॉज पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहां है, ठीक है, दिखाई कहां देगा। चलो इसको करते हैं रब और आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6, जल्दी फटाफट लिखो। मैं रब करने वाला हूं। देखो कर देते हैं इसको। अरे क्लास में नहीं बैठे, वीडियो को पुश करो फिर वहां से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स और उस फिनोमेना का नाम है ग्रेविटेशन। ये क्लियर हो गया। अब लिखोगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ gravitation. It states that the force of attraction is directly proportional to their product of mass, to their product of two mass bodies and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो एकदम बढ़िया से ये लॉज हैं और इधर मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ टू मास बॉडीज। मतलब मेरे पास हमारे ब्रह्मांड में ये दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज, पहला और ये दो दूसरा बॉडीज, जिसका मास है m1 और एक का मास है m2। हाँ ये भी हो सकता है मैं हूं और एक ये मार्कर है, ठीक है, मेरा मास m1 है, इससे ज्यादा है, और दूसरे का मास m2 है। दोनों का सेंटर होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल इस बॉडीज का सेंटर ये है और इस बॉडीज का सेंटर ये है। It states that the force of attraction is directly proportional to their mass। मतलब ये फोर्स लगाएगा इसको और ये फोर्स लगाएगा इसको, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है ना। देखो एक बहुत बड़ी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसी फोर्स है? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हमेशा एक दूसरे को, रिपल्सन नहीं। M1 एंड M2, ये मास बॉडी इसको खींचेगा और ये मास बॉडी इसको खींचेगा।
क्योंकि ग्रेविटेशन कहता है ना कि ये फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है। तो ये मास बॉडी इसको खींच रहा और ये मास बॉडी इसको खींच रहा। हाँ, F1 और F2 से कोई दिक्कत नहीं। देखो, और दोनों की बीच की जो दूरी है ना, मान लेते हैं R है। वो दोनों देखो, ये मार्कर है और यहाँ पे मैं हूं, दोनों के बीच की दूरी जो है ना R है। मेरा मास M1 है और इसका मास M2 है। अब देखो, तो फोर्स कह रहा ना कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ टू मास बॉडी। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इट स्टेट दैट, ये लॉस कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ किसका, टू मास बॉडीज का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसी फोर्स का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। देखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की जो दूरी है ना, उसकी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों में ये कॉमन है, Fg, प्रोपोर्शनलिटी भी कॉमन है। अब लिख सकते हैं क्या, M1 M2 बटे में R²। बिल्कुल। अब देखो, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पे G कांस्टेंट लगाएंगे, कैपिटल G, M1 M2 बटे R का स्क्वायर, और साइड में लिख देंगे क्या, वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की जो वैल्यू है, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सर आ रहा है क्या पूरा? थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। हाँ, पूरा आ रहा है। वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लिख लोगे? हाँ, इतना फोर्स से ये खींचता है। ठीक है। F इक्वल टू G M1 M2 बटे R²। ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला कितनी है? F इक्वल टू G M1 M2 बटे R², याद हो जाना चाहिए। और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट, फोर्स है ना न्यूटन ही होगा, न्यूटन साहब ने दिया था ये। चलो, इतना तो क्लियर हो गया ना। हाँ, प्रोपोर्शनल को हटाए हैं तो कैपिटल G कांस्टेंट लगाए हैं, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलो, छापना है तो छापो, फटाफट हट जाते हैं साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर देना। हाँ, फार्मूला तो समझ में आ गया। F इक्वल टू G M1 M2 बटे R², F इक्वल टू G M1 M2 बटे R का स्क्वायर। मक्खी तो भाग यहां से, तू भी पढ़ेगी क्या? F इक्वल टू G M1 M2 बटे R², याद हो जानी चाहिए ये फॉर्मूला। और G जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल G क्या है, वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अरे हटना साइड, देखो आगे बढ़ो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखोगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि मेरे और
मान लो कि देखो ये जो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, बेसिक टर्म्स, ठीक है, बेसिक टर्म्स। पहला, ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां देखने को मिलेगा? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्ट करेगा ही करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां दिखेगा? अरे भैया तू परेशान मत कर यार। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां दिखेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तभी दिखाई देगा, मान लो ये फोर्स है तो कोई भी चीज, मान लो किसी चीज को उठाते हैं तो उड़ जाता है तो फोर्स दिखाई देता है। मैं कहूं कि ये भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे और इस मार्कर के बीच में लग रहा है, तो मैं मार्कर को तो खींच नहीं रहा, इफेक्ट दिखना चाहिए ना, ये फोर्स तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स तभी दिखाई दे सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी दिखाई दे सकता है जब एक बॉडी बहुत बड़ा हो और दूसरा बॉडी बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, मतलब एक बॉडी बहुत छोटा और दूसरा बॉडी बहुत बड़ा, तब ये फोर्स दिखाई देगा। एक बॉडी बहुत छोटा और दूसरा बॉडी बहुत बड़ा, मतलब ये पॉइंट भी एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, तो ये फोर्स तभी दिखाई देगा जब एक बॉडीज को बहुत बड़ा होना पड़ेगा और एक बॉडीज को बहुत छोटा होना पड़ेगा, तभी ये फोर्स दिखाई देगा, नहीं तो फोर्स दिखाई नहीं देगा। आपको बिलीव नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्या, एकदम इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एक कंसेप्ट समझ जाओ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तभी दिखाई देगा जब एक बॉडी बहुत छोटा होना पड़ेगा और एक बॉडी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये फोर्स दिखाई देगा, नहीं तो ये फोर्स दिखाई नहीं देगा। जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो भैया, कहाँ चले सर? माता ने बुलाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि एक बॉडी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा और एक बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं हो, हम ले लेते हैं एक राम है और दूसरा श्याम है, सर बताइए इन लोग के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? देख लो, एक यहां पे लड़का है, ठीक है, और ये यहां पे उसकी डैश है, डैश समझ गए? लड़का का नाम अल्फा है और लड़की का नाम बीटा है। मैं किसी लड़का या लड़की का पार्टिकुलर नाम नहीं रख रहा, नहीं तो मेरे पे क्लेम हो जाएगा कि सर एक्चुअली नाम रखने वाला था गीता और दूसरा श्याम, ठीक है, मैंने रख दिया अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। ये गर्ल है, गर्ल्स, और ये बॉयज है, बॉयज समझ जाएंगे, गर्ल्स भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये लड़का है और दूसरी लड़की है, ये क्लासरूम में 10 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं और इन लोग में चल रहा है कुछ और चीज, ठीक है। ये खींचना चाहता है इसको और ये भी खींचना चाहती है इसको, ठीक है, दोनों फोर्स लगाना चाहते हैं। हाँ, दोनों की अगर मैं बात करूं तो मास है, मान लेते हैं एक का 50 केजी और लड़की का भी 50 केजी, मतलब जितने केजी का लड़का है उतना ही केजी की गर्ल्स भी है। और ये क्लास 9th में, क्लास 9th की बात है, ठीक है, क्लास 9th की इंसिडेंट पॉइंट है। तो बॉयज की जो वेट है, मास एक्चुअली 50 केजी की है और गर्ल्स भी 50 केजी की है, ठीक है। और ये लोग क्लासरूम में 10 मीटर के बीच में बैठे हैं, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में है, प्रत्येक दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, तो क्या ये खींच पाएंगे कि नहीं? तो रख लेते हैं फॉर्मूला पे, Fg इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है।
एफ जी इक्वल टू G m1m2/r²। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पहला बॉडी का मास कितना है 50 केजी, दूसरे बॉडी का मास 50 केजी बटे में 10 का स्क्वायर r का स्क्वायर। देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये थीटा नहीं है, 10⁻⁻11 इंटू 50 बटे में 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर 1212, मतलब ये आंसर आएगा 25 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। देखो ये जो फोर्स आ रहा ना 25 मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आंसर आ रहा, ठीक है, तो जो भी आएगा 25 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है? देखो फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, मतलब लड़का ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा, लड़की ऐसे खींच रही, ठीक है मतलब टीचर है क्लास में, थोड़ी ना खींच पाएंगे। हाँ बाहर में खींच ले बात अलग है, बाहर में एक दूसरे पे फोर्स लगा ले अलग बात है, ठीक है, मतलब मतलब एक दूसरे को खींच सकते हैं बाहर, ऐसे क्लास में तो 25 इंटू 6.7 सर कहाँ पहुंच जाए, 25 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ठीक है। ये देखो ये जो फोर्स है ना निगेटिव में है, ये फोर्स बहुत कम है, बहुत कम, 10⁻⁻11 है, मतलब ये फोर्स, दिस फोर्स इज वेरी वीक, very weak, this force is very weak। ये जो फोर्स है ना बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को खींच नहीं रहे। हाँ अगर एक बॉडी बहुत छोटा होता और एक बॉडी बहुत बड़ा होता तो खींच लेता, तो क्या करता, खींच लेता। जैसे पृथ्वी और इसकी तुलना में मैं बात करूं, एक पृथ्वी है और दूसरा ये मार्कर है, तो पृथ्वी और मार्कर के बीच में मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी है, तो पृथ्वी के तुलना में ये जो मास बॉडी है बहुत छोटा है कि नहीं है? सोचो पृथ्वी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी इसके तुलना में, अरे मेरे तुलना में तो बहुत, मतलब पृथ्वी को एक रखो, यहां पे मान लेते हैं पृथ्वी है अर्थ, और यहाँ पे एक मार्कर है, यहाँ पे मार्कर है, एक पॉइंट लाइक, एक बहुत छोटा सा, इससे भी छोटा सा, तो यहाँ पे तो फोर्स लगेगा ना, क्योंकि एक मास बॉडी बहुत बड़ा है और एक मास बॉडी बहुत छोटा है, तब यहाँ पे लगेगा फोर्स। आया समझ में? लेकिन हाँ अगर आसपास रहेंगे, दोनों मास बॉडी के जो वैल्यू है आसपास रहेंगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा। बात आई समझ में? हाँ ये भी हो सकता है कि दोनों मास बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, तभी लगा सकता है फोर्स, तभी फोर्स लगा सकता है। आई बात समझ में? हाँ दूसरा पॉइंट और, ये तो हो गया ना मास पे मैं बात कर रहा हूं कि एक मास को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, एक मास को बहुत छोटा होना पड़ेगा। देखो अगर ये पॉइंट है पी पॉइंट, जिसका मास है m और इसका मास है m1 कैपिटल M और दूसरे का मास छोटा है, दोनों के बीच की जो दूरी है ना मान लेते हैं r है, तो ये इसको ज्यादा से खींचेगा, ये जो पृथ्वी है ना इसको बहुत तेज खींचेगा, और जैसे जैसे ये इधर आने लगेगा, मतलब ये मार्कर इधर आने लगेगा, पृथ्वी जो खींच रहा फोर्स घट जाएगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। लिख लो कहीं, डिस्टेंस बढ़ने पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। ये दोनों दूर जाने लगेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, कॉल भी नहीं आया, ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ये दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, पास आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपकेंगे नहीं क्योंकि इनका दोनों मास बहुत कम है, बहुत कम। देखो ये फोर्स लगेगा ही नहीं,
ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों में जो लग रहा है वो बहुत वीक है, बहुत वीक है। बात आई समझ में? तो आज हम लोग ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और ये फोर्स कहां दिखाई देता है। तो ये फोर्स वहीं दिखाई देगा जहां एक बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा और एक बॉडी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, एक बॉडी को बहुत छोटा होना पड़ेगा और दूसरे बॉडी को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तब ये फोर्स दिखाई देगा, नहीं तो ये फोर्स दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये भी मैंने बताया कि मास बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, और मास घटाने पे फोर्स भी घटेगा। दूसरा पॉइंट फोर्स से रिलेटेड कर रहा हूं मैं, मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, मास घटाने से फोर्स घटेगा। 2 पॉइंट आ गया ना। आर की वैल्यू देखो, आर की तुलना में क्या है, अगर डिस्टेंस घट रहा, देखो डिस्टेंस घट रहा तो फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं। ये दोनों पास आएंगे तो एकदम चिपक जाएंगे। मतलब ये मार्कर इसके पास देखो यहां से अगर मैं इसको छोड़ूं तो जल्दी गिर जाएगा, ऊपर से बहुत कम लगेगा फोर्स। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घट जाता है और डिस्टेंस घटने पे फोर्स बढ़ जाता है। इस चीज को लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है कब, जब डिस्टेंस घटता है। ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है कब, जब डिस्टेंस बढ़ता है। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। ठीक है, शेयर इट, वो ऐप नहीं, शेयर करो अपने दोस्तों को जो 9th क्लास में है, 11th को भी ये फायदा करेगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड है किर्ची फिजिक्स व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे अपना नाम मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम, तभी उसी समय आपको प्रोवाइड हो जाएगा उसका नोट्स। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ो। और इसका लेक्चर सीरीज 01 है और हम लोग 6 या 7 लेक्चर तक खत्म कर देंगे इसको, दैट एंड कर देंगे। चलो टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।